हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ एमपीपीएससी मेंस क्लास में। आज हम क्लास 3 पढ़ने वाले हैं। ये प्राचीन इतिहास की क्लास है। पिछली 2 क्लास हमने मध्य प्रदेश इतिहास की पढ़ी थी और ये हमारी ये प्राचीन इतिहास की क्लास रहेगी। आज और कल हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे। आज हम 5 नंबर और 11 नंबर पढ़ेंगे। कल हम 3 मार्कर पढ़ेंगे। देन हम अगले दिन मध्यकालीन 2 दिन हो जाएंगे, तो फिर हम मध्यकालीन पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में करवा रही हूँ। ये हस्तलिखित नोट्स हैं। पूरे प्रश्नोत्तर श्रृंखला में जिस तरीके से हम माइंड मैप का यूज़ करते हैं, फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, सभी यहाँ पे किया गया है। और जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरा एमपीपीएससी मेंस के नोट्स हैं, उन्हीं में से ही मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री का जो टॉपिक अगर देखा जाए तो सिंधु सभ्यता, वैदिक, उत्तर वैदिक, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, धार्मिक आंदोलन, विदेशी आक्रमण, महाजनपद, मौर्य साम्राज्य, शुंग वंश, मौर्योत्तर काल, सातवाहन काल, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, इसके अलावा पूर्व मध्यकाल के वंश चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, सोलंकी वंश और प्रतिहार वंश आते हैं। अगर आप ये मेरे नोट्स से अगर आपने ये प्राचीन इतिहास पढ़ लिया तो एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। पिछले सालों में आए हुए, पिछले 8 से 10 सालों में आए हुए सभी प्रश्नों को भी इसमें कवर किया हुआ, यहाँ से बाहर नहीं गया। इस आने वाले जितने भी मेंस होंगे प्राचीन इतिहास की, अगर मैं प्राचीन इतिहास अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं इसकी 100% गारंटी ले रही हूँ कि आपका इस क्वेश्चन या इस टॉपिक से, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इस सिलेबस से, या इस मेरी जो बुकलेट है प्राचीन इतिहास की, उससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने जगह जगह पर माइंड मैप का यूज़ भी किया है। माइंड मैप से क्या हेल्प मिल जाती है कि जब भी हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो कम हमारा वो माइंड में वो मैप हमारे में ध्यान रखता है कि यार हमको ये लिखना है, तो उससे संबंधित जो विशेषताएँ हैं वो हम अगर हमने एक माइंड मैप पढ़ा है 5 नंबर में, अगर हमने माइंड मैप बनाया है तो उसको एलोबरेट करके हम 11 मार्क्स में भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की विशेषताएं बताइए। इसको भी आप एक माइंड मैप के तौर पे लिख सकते हैं। अगर हमको सपोज कीजिए हमको इसमें 5 नंबर में लिखना है, सबसे पहले हमने सिंधु सभ्यता के बारे में अगर आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आपको शुरू में इस प्रकार से ईयर डाल देना है। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, है ना। अब हमको इसकी उन्होंने पूछी है विशेषता, टू द पॉइंट। 5 नंबर में 5 नंबर की सबसे बेस्ट क्वालिटी है टू द पॉइंट लिखना। जितना पूछा है उतना लिखना, फालतू एक्स्ट्रा की बातें नहीं डालनी है। विशेषताओं में यहाँ तो मैंने बहुत सारी विशेषताएं डाली है, आपको 5 या 6 विशेषताएं डाल देना है। यहाँ मैंने इतनी सारी विशेषताएं मेरे इस नोट्स में इसलिए डाली है क्योंकि अगर आप कोई सी भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। साथ में एक और कारण है कि अगर 11 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आप यहीं पे इसको भी एलोबरेट करके लिख सकते हैं। जैसे कि मातृ देवी उपासना, आपने यहाँ पे मातृ देवी उपासना लिखी। अगर इसको 11 नंबर में लिखना है तो सिंधु सभ्यता के लोग माता की पूजा करते थे, ये मातृ भक्त थे। यहाँ पे ये मातृ प्रधान समाज था। यहाँ की जो मोहरें मिली हैं उस पर प्रमाण मिलते हैं, एक नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है, तो मातृ उपासना के प्रमाण मिलते। तो इस प्रकार से आप उसको एलेबोरेट करके लिख सकते हैं। अगली अगर हम विशेषताएं देखें तो पहला है मातृ देवी उपासना, दूसरी है कांस्य युगीन। ये जो सभ्यता थी वो कैसी थी? कांस्य युगीन। यहाँ पे हमें कांस्य के उपकरण बर्तन प्राप्त हुए हैं। दूसरी लिंग पूजा, जैसे कि हम लिंग पूजा करते हैं भगवान शिव की, उसके ही प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से भी मिले हैं। अगला है मूर्ति पूजा, मूर्ति नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इस प्रकार की मूर्ति प्राप्त हुई जिससे हमको ये प्रमाण मिलता है कि सिंधु जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वो मूर्ति पूजा संबंधित थी। उसके उच्च स्तरीय नगरीय नियोजन, आजकल के जो स्मार्ट शहर होते हैं, टीएनसीपी वाले जो अप्रूव्ड कॉलोनी होती हैं, उस तरह उसमें जैसे घर होते हैं ना, एक से बने हुए होते हैं, सड़कें कटी हुई रहती हैं, तो उसी प्रकार के जो घर होते थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में होते थे। इसके बाद वृक्ष पूजा, कृषि तथा विदेशी व्यापार, केंद्रीय सत्ता, जल पूजा, बहुप्रजातीय प्रतीक पूजा की जाती थी। इसके अलावा नगरीय सभ्यता, अग्नि वेदिकाओं का यहाँ पे चलन था, जादू टोना, तो ये सभी सिंधु सभ्यताओं की विशेषताएं थी। तो इस प्रकार अगर आपने ये टॉपिक याद कर लिया, अब आपको ये तो चलो सरल है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। इसी प्रकार से कठिन टॉपिक को हमको एक माइंड मैप में कर लेना है। फिर हम उसको, चाहे वो हमारे 5 नंबर में आ जाए, चाहे वो हमारे 11 नंबर में आ जाए, आप उसको आसानी से लिख सकते हो। फ्रेंड्स, मैं एमपीपीएससी, अगर आप मेरे नए हैं मेरे चैनल से और आपने मेरे मेंस के पैकेज के बारे में नहीं देखा है, तो यही मेरा, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, यही मेरे मेंस के पैकेज है। मेंस के पैकेज की प्राचीन इतिहास की ये बुकलेट है। मेंस के पैकेज में टोटल आपको जो बुकलेट मिलती है, टोटल 41 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 12 बुकलेट आपकी 3 नंबर की रहती हैं
बाकी 29 बुकलेट आपकी 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। इसके साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं जहां पर हम आपकी तैयारी कराते हैं, जहां पर हम अलग अलग प्रकार के घुमा के क्वेश्चन आंसर देकर आपकी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं ताकि आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो सके। 10 जुलाई से मैं इसमें एक नया कार्यक्रम स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों को क्वेश्चन दूंगी, आप मुझे आंसर भेजेंगे, देन मैं आपको मार्क्स दूंगी। इसके साथ साथ मैं खुद उसका आंसर लिख के आपको भेजूंगी और अच्छे अच्छे जो आंसर मेरे पास आएंगे वो भी मैं आपको दूंगी ताकि आपको वेरिएशन मिले, अच्छे से अच्छा आप डाटा उसमें ऐड कर सकें। तो अगर आप मेरा ये मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोट्स हस्तलिखित हैं, इसी प्रकार से माइंड मैप, फ्लो चार्ट सब कुछ यूज़ किया हुआ है। 11 मार्क, 5 नंबर, 3 नंबर सब कुछ है। आप मुझे 62 60 190 944 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। 6260190944 इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप प्री के नोट्स भी लेना चाहते हैं तो आप प्री का पैकेज भी ले सकते हैं। प्री की टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। आप प्री और मेंस साथ में लेते हैं तो आपको ऑफर का लाभ भी मिल जाएगा। देखो, अगर हमने ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं लिख दी, लास्ट में हम निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्षता राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी जैसे कई पुरातत्वविदों की सहायता से हड़प्पा सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। ये हम निष्कर्ष लिख सकते हैं चूँकि इन्होंने खोज की थी। ये भी आ सकता है हड़प्पा की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। तो ये 3 नंबर में आ सकता है। तो इस प्रकार हम ये अपना आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। अगला है सैंधव सभ्यता का विस्तार। अगर सैंधव सभ्यता का विस्तार आ गया और ये आ गया 5 नंबर में, केवल 5 नंबर में आया है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। जैसे कि पश्चिम में कहाँ था, बलूचिस्तान, सुतकांगेडोर, दास्क नदी के किनारे, ये पश्चिम में था। उत्तर में कहाँ था, चिनाब नदी के किनारे, जम्मू कश्मीर, मांडा में। विस्तार पूछना है, जब विस्तार पूछेंगे तो हम पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं का लिखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश में कहाँ था, उत्तर में था, आलमगीरपुर में उत्तर में था। उसके बाद महाराष्ट्र में कहाँ था, महाराष्ट्र में दैमाबाद और नर्मदा नदी तक विस्तृत था। इस प्रकार से इनका जो विस्तार था, अगर हम उत्तर से दक्षिण में देखें तो लगभग 1400 और पूरब से पश्चिम में देखें तो 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ था। तो क्या हुआ, पश्चिम में बलूचिस्तान सुतकांगेडोर से, उत्तर में जम्मू कश्मीर माड़ा, उत्तर में जम्मू कश्मीर माड़ा, इसके बाद उत्तर पूरब में आलमगीरपुर और दक्षिण में नर्मदा और दैमाबाद। सबसे दक्षिण का जो स्थल है, अगर आप हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो वो है दैमाबाद, हड़प्पा का सबसे दक्षिणी स्थल है। ये इसका इस प्रकार भी आप चित्र बना सकते हो। ये दक्षिणी स्थल हो गया दैमाबाद, उत्तरी स्थल हो गया माड़ा, पश्चिमी स्थल हो गया सुतकांगेडोर, उत्तर पूर्व हो गया यहाँ पे आलमगीरपुर। तो इस प्रकार से भी आप उसका विस्तार लिख सकते हो। परिपक्व, अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा परिपक्व जो घाटी है वहाँ पे पंजाब और सिंधु घाटी है। कौन सी है, परिपक्व जो घाटी है वो पंजाब और सिंधु घाटी। तो इस प्रकार से हम सैंधव सभ्यता के विस्तार को ये 5 नंबर में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखिए, ये मैं इस प्रकार से आंसर को मैंने लिखा हुआ है, इस तरफ से मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये 5 नंबर के आंसर को अगर ये 11 नंबर में भी आएगा ना तो भी आप लिख सकते। और आपका प्री में हो या ना हो, मेंस आपको पढ़ना है। यदि आपको एमपीपीएससी में निकलना ही है, फाइनल आपको एमपीपीएससी करना, ये आपका लक्ष्य है जीवन का एमपीपीएससी, तो आपको मेंस कभी ना कभी देना ही है। तो मेंस की तैयारी आप करके रखिए। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। हड़प्पा सभ्यता का जो समय है वो है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ का जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था। यहाँ का जीवन कैसा था, सुखी तथा सुविधापूर्ण था। समय वही मैंने बताया, हड़प्पा सभ्यता की बात आए तो ये समय जरूर अपन को लिख देना है। मुख्य आधार क्या था, सामाजिक जीवन का मतलब वहाँ का रहन सहन कैसा था, लोग कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे खाते थे, मनोरंजन का साधन क्या था, उनकी आजीविका का साधन क्या था। तो ये सभी चीज़ें हमको सामाजिक जीवन में लिखना रहती है। तो इसका मुख्य आधार क्या था, परिवार। अमीर गरीब का इनके सामाजिक जीवन से कोई भेदभाव नहीं था। अमीर गरीब का कोई सामाजिक जीवन में भेदभाव नहीं था। परिवार जो था वो मातृ सत्तात्मक था। परिवार कैसा था, मातृ सत्तात्मक था। प्रमाण खुदाई से एक नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे हमको ये पता चलता है कि मातृ सत्तात्मक था। व्यवसाय समाज के आधार पर होते थे, कैसे, जैसे कि व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, श्रमिक और प्रयोग सोना चांदी तांबा, ये जो औजार बनते थे, शिल्पकार जो प्रयोग करते थे सोना चांदी तांबा। इसे कृषि के लिए धातु और पाषाण से बने औजारों का प्रयोग करते थे। खाने की बात करें तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही होते थे। मनोरंजन, इनके मनोरंजन का साधन क्या था, इनका शिकार करना, गाना बजाना, नाचना, जुआ खेलना, ये इनके मनोरंजन का साधन
साधन था। आभूषण क्या था इनका? भुजबंद, कड़ा, कंठहार और कंठफूल, ये इन चीज़ों को प्रयोग करते थे, इनको पहनते थे। निष्कर्षतः समाज संपन्न व सुख सुविधापूर्ण था। निष्कर्षतः इनका समाज कैसा था? बहुत अच्छे से संपन्न था और सुख सुविधापूर्ण था। तो इस प्रकार से हम हड़प्पा के सामाजिक जीवन के बारे में लिख सकते हैं। कब से कब तक समय था? 2500 से 1750 था। जीवन सुखी सुविधापूर्ण था, है ना। परिवार अमीर में गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता था। मात्र सत्तात्मक होता था। ये जो धातु और पाषाण से बने औजार कृषि के लिए उपयोग होते थे। व्यापारी वर्ग होता था, एक पुरोहित वर्ग भी होता था, शिल्पकार श्रमिक भी होते थे। तो इस प्रकार से हम ये 5 नंबर में अपना आंसर लिख सकते हैं। हमने अपने मोस्टली लिख देते हैं 5 नंबर में भी। और ये इस प्रकार से अगर ये 11 नंबर में आ जाता है तो भी हम इसको लिख सकते हैं। परिवार मात्र सत्तात्मक हमने लिख दिया। नंबर 1 मात्र सत्तात्मक सामाजिक स्थिति में, इसके अंतर्गत हम लिख देंगे यहाँ पर मात्र देवी की पूजा की जाती थी, खुदाई से प्रमाण मिले हैं। दूसरा हम लिख देंगे मनोरंजन के साधन। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ज़्यादा मनोरंजन प्रिय थे। मनोरंजन में वो लोग शिकार करना, गाना बजाना, नाचना इनको पसंद था। जुआ खेलना इनको पसंद था। अब यहाँ पे हम 5 नंबर में ये पसंद था नहीं लिखेंगे, हम मनोरंजन ये इतना लिख देना। पूरे का पूरा डिटेल हमको यहाँ पे नहीं लिखना, वो हम 11 नंबर में लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का व्यापार, शिल्प तथा उद्योग धंधों पर प्रकाश डालिए। ये 5 नंबर में आ सकता है। शिल्प तथा उद्योग धंधों में कताई, बुनाई, आभूषण, बर्तन, औजार आदि वस्तुओं का निर्माण किए करते थे। फ्रेंड्स, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सएप पे सेव करा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं व्हाट्सएप पर इंपॉर्टेंट चीज़ें डालूँ उसकी जानकारी आप पर मिलती रहे। ये मेरा नंबर है 62 60 190 944। आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगी। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शिल्प तथा उद्योग धंधों में कताई, बुनाई, आभूषण, बर्तन, औजार आदि वस्तुओं का निर्माण होता था। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का भी प्रयोग कर देश विदेश से व्यापार होता था। देश विदेश से भी हड़प्पा काल में व्यापार होता था, याद रखिएगा। प्रमाण क्या है कि देश विदेश से प्राप्त होता था? खुदाई से प्राप्त एक तकली सुई प्राप्त हुई है, उससे पता चलता था कि ये लोग कपड़े भी सिलते थे। सूती वस्त्रों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लकड़ी की वस्तुओं के साक्ष्य से यह पता चला है कि यहाँ पे बढ़ईगिरी होती थी। काय के साक्ष्य मिले हैं? लकड़ी की वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं, जिससे क्या पता चलता था कि यहाँ पे बढ़ईगिरी का काम भी होता था। विदेशी व्यापार उन्नत में था। ईरान, सुमेरिया, अफगानिस्तान, मिस्र आदि के साथ व्यापारिक संबंध था। ये सिक्के प्राप्त हुए। आगे हम 11 नंबर में जब इसी क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए थे। तो सिक्के प्राप्त हुए थे, तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ईरान, सुमेरिया, अफगानिस्तान, मिस्र से व्यापार होता था। व्यापार आंतरिक और विदेशी दोनों होता था। जैसे कि आंतरिक मतलब हमारे एक जैसे अभी होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो तांबा राजस्थान से मंगाया जाता था। विदेशों से बात की जाए तो चांदी, टिन, सोना अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। चांदी, टिन, सोना कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से। सुमेरिया में सिंधु सभ्यता की 2 दर्जन मोहरें मिली हैं। सुमेरिया में क्या मिली है? सिंधु सभ्यता की 2 दर्जन मोहरें मिली हैं। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे सुमेरिया से मतलब भारत में आयात निर्यात होता था। तो इस प्रकार से हम सिंधु सभ्यता के व्यापार, शिल्प तथा उद्योग धंधों पर लिख सकते हैं 5 नंबर में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन का वर्णन करो। ये देखो, एक माइंड मैप की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 नंबर में ये लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नगर नियोजन ही थी। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन थी। नगरों के जो भवन थे वो एक जाल की तरह व्यवस्थित थे। नगरों के जो भवन थे वो कैसे थे? एक जाल की तरह व्यवस्थित थे, जैसे कि आजकल स्मार्ट सिटियों में होता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर जो है अनेक खंडों में बटा हुआ होता था। घरों का निर्माण एक सीध में होता था और सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से होते थे, जो मैंने लिखा भी है वर्तमान स्मार्ट सिटी की तरह। दरवाजे गलियों या सहायक सड़कों की तरफ खुलते थे। घरों में कई कमरे, रसोई घर, स्नानागार तथा आंगन हुआ करते थे। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली भी बहुत ज़्यादा अद्भुत थी। कालीबंगा जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ पर अनेक घरों में कुएं होते थे। मक्का बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग होता था। ईंटों का जो अनुपात होता था वो कितना होता था? ईंटों का अनुपात होता था 4:2:1, ये अनुपात होता था। मोहनजोदड़ो का एक विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो में मिलता था। मोहनजोदड़ो में जो एक विशाल स्नानागार मिलता था वो उसका एक अद्भुत निर्माण है।
वर्तमान में प्रचलित नगरीय सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का ही विकसित रूप है, ये निष्कर्ष में हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से अपन, और मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता में स्टार्टिंग में वो काल जरूर लिख दीजिएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये आपको जरूर लिख देना। फिर आपको ये इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता की जो भी विशेषताएँ थी वो यहाँ पे इस प्रकार से फ्लो चार्ट का जरूर यूज़ कीजिएगा। इस प्रकार के जो फ्लो चार्ट हैं या इस प्रकार के जो फ़्लो चार्ट है, मैंने एक बनाया भी था एक वीडियो लास्ट ईयर, जिसमें आप किस तरह से अपन फ़्लो चार्ट बना सकते हैं वो आप कर सकते हैं। ये क्या होता है ना, फ़्लो चार्ट से मैंने इस अपने पूरे नोट्स में 41 बुकलेट है मेरे मेंस के नोट्स की, पूरी 41 बुकलेट में मैंने फ़्लो चार्ट का बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को देखो, जब मैंने नीचे भी एक ये फ़्लो चार्ट बनाया, इससे क्या होता है ना कि कॉपी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है। सिंधु सभ्यता की प्रकृति और स्वरूप बताइए। तो किसी भी सभ्यता का निर्धारण उस सभ्यता के निजी आलोक में ही होता है। अब प्रकृति स्वरूप कैसे, प्रकृति कैसी थी, सबसे पहले इसको देसी सभ्यता भी बोला जाता था, क्योंकि क्रमिक विकास जो है देसी संस्कृति की कोख में हुआ है। ये इसको 11 नंबर में भी लिख सकते हैं। आपने हेडिंग डाली नंबर 1 देसी सभ्यता, इसको देसी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसका क्रमिक विकास देसी संस्कृति की कोख में हुआ है। दूसरा है बहुजातीय, बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे एक साथ मिलती हैं। अल्पाइन, मंगोलाइट, भूमध्य सागरीय, ये सभी जातियाँ यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा शांति मूलक सभ्यता, ये एक शांति मूल की सभ्यता है। अगला है कांस्य युगीन, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। स्वस्थ, प्रगतिशील, सामाजिक, धार्मिक, यहाँ का जो जीवन है वो स्वस्थ, प्रगतिशील और धार्मिक है। ये एक विस्तृत सभ्यता है। विस्तृत सभ्यता मतलब मिस्र, मेसोपोटामिया से तिगुनी। नगरीय सभ्यता है, नदी घाटी सभ्यता है, दीर्घकालीन, और ये सांस्कृतिक एक सभ्यता है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की हम प्रकृति के बारे में लिख सकते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी थी। चूँकि हमें 5 नंबर में लिखना है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर के क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा फ्लो चार्ट ही, माइंड मैप का ही यूज़ करें, फ्लो चार्ट डायग्राम का ही यूज़ करें। जो मेरे भूगोल के नोट्स हैं, मैंने हर जगह पे मध्य प्रदेश का मैप हो, चाहे हमारे भारत का मैप हो, तो मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, ताकि उससे क्या होता है साइड में एक छोटा सा मैप बना लो ना और उसको अपन सेट कर दो ना, तो आंसर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। अगला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य एवं कला पर विकास पर प्रकाश डालो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य कला, सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना और सिंधु सभ्यता ने परवर्ती सभ्यता को कैसे प्रभावित किया, ये 11 नंबर का है। तो ये क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स ले सकते हैं। इस प्रकार की बुकलेट आपके पास पहुँचेगी। पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 निबंध के जितने टॉपिक हैं वो भी आपको मिलेंगे, तो हमारी ये बुकलेट मंगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।